Hello everyone. Today in this video we are going to talk about globalization, a chapter from the history, and let's begin that one. The very first thing that we must know is what is globalization. ये globalization है क्या भाई साहब? This is globalization is a process of interaction and integration of various cultures, societies and countries because of trade and technology. Means ग्लोबलाइजेशन का हिंदी ट्रांसलेशन इफ़ यू गेट दैट इज वैश्वीकरण. वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन. क्या है ये ग्लोबलाइजेशन? मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रेड और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे कंट्रीज, सोसाइटीज़ एंड कल्चर आपस में क्या होते हैं, कनेक्शन में आते हैं. दे आर कनेक्टेड थ्रू द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव होने की वजह से, कम्युनिकेशन बढ़ने की वजह से, कह सकते हो ट्रेड होने की वजह से जो वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के कनेक्शन में आए. जो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग कल्चर हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और वहाँ पे क्या हुआ, कल्चरल एक्सचेंज. कल्चरल एक्सचेंज क्या होता है? मीन्स एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से मिलती है तो आपस में वो दोनों अपने अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपनी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं. ये यहाँ पे ट्रेड होता था, ये चीज़ों का ट्रेड होता था. जैसे इधर से सिल्क जाता था, उधर से ज्वेलरीज आते थे, जेम स्टोन्स आते थे. तो ये सिर्फ चीज़ों का एक्सचेंज नहीं था, ये सिर्फ चीज़ों का ट्रेड नहीं था. कह सकते हो यहाँ पे एक दूसरे के विचार भी एक्सचेंज हो रहे थे, एक दूसरे के नॉलेज, एक दूसरे का कल्चर, एक दूसरे का ट्रेडिशन भी एक्सचेंज हो रहा था. तो यू कैन से दिस इज़ अ कल्चरल एक्सचेंज, यू कैन ऑल्सो से. यस, ग्लोबलाइजेशन. So once again, let me clearly define this, what it is. When trade developed, communication technology developed, transport developed, yes, so this thing made possible that all the countries of the world were connected to each other. There was a deep contact among them. So इस contact की वजह से cultural exchange हुआ, अलग अलग सोसाइटीज़ का, अलग अलग कल्चर्स का, अलग अलग ट्रेडिशंस का, ठीक है, एक्सचेंज हुआ. यहाँ का कल्चर वहाँ गया, वहाँ का कल्चर यहाँ आया, मिक्स होके एक नया कल्चर भी बना, यू कैन से. सो दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन. दिस टू लाइन्स यू हैव टू रिमेंबर. नाउ वी हैव टू से व्हाट इज़ दिस ग्लोबलाइजेशन. ये जो हमने जान लिया, अब ये कब स्टार्ट हुआ? अब तुमको लग रहा होगा कि सर यू आर सेइंग दैट कि ट्रेड टेक्नोलॉजी हुआ तभी ग्लोबलाइजेशन हुआ. तो सोच रहे हो कि अभी 2-4 साल, 200 साल, 100 साल, 150, 200, 300 साल पुराना होगा. ऐसा नहीं है. ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था. लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री कि ये कितना पहले स्टार्ट हुआ था. ठीक, ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. द अर्ली ह्यूमन्स ट्राइड टू डेवलप्ड लिंक्स अमंग्स ईच अदर थ्रू ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स एंड प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स. जो पहले ज़माने के जो सोसाइटीज़ थे, ठीक है, उन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया. किसके थ्रू? ट्रेवल किया उन्होंने. ट्रेडर्स गए एक दूसरे के कंट्रीज़ में, प्रीस्ट अपना धर्म प्रचार करने के लिए, पिलग्रिम्स एक दूसरे कंट्रीज़ की यात्रा करने के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ का ट्रेवल करने के लिए. पिलग्रिम्स मीन्स कह सकते हो रिलीजियस प्लेसेस को ट्रेवल करने वाले. तो ये जो पहला अर्ली कांटेक्ट हुआ एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, उसमें 3-4 टाइप के लोगों ने ह्यूज रोल प्ले किया. जैसे ट्रैवलर्स, कुछ लोगों को घूमने का शौक़ होता है, नए नए जगह एक्सप्लोर करने का शौक़ होता है, तो लोग अपने कंट्रीज से बाहर निकले. ट्रेडर्स, कुछ लोग ट्रेड करने जाते थे दूसरे कंट्रीज़ में. प्रिस्ट कह सकते हो जो साधु सन्यासी, क्रिश्चियनिटी में जो मिशनरीज थे, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए अदर कंट्रीज़ में जाते थे. ठीक है, तो ये धर्म प्रचारक कह सकते हो. जो रिलीजियस एक्सप्लोरर कह सकते हो, जो रिलीजन को फैलाता है, अलग अलग कंट्रीज़ में उसका प्रचार करता है. प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स, ये जो ट्रेवलर्स ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, अपने धर्म के स्थानों को ट्रेवल करना. ठीक है, जैसे कह सकते हो कोई हिंदू, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई अगर हिंदू चाइना में रहता है अभी, तो कहाँ आएगा? इंडिया. क्यों आएगा? यहाँ के रिलीजियस प्लेसेस को दर्शन करने, देखने आएगा. क्यों? क्योंकि उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन या उसका रिलीजन इंडिया से बिलोंग करता है. तो अदर कंट्रीज़ में लोग ऐसे ट्रेवल करते थे. ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. द अर्ली ह्यूमन्स एंड द सोसाइटीज़
here some type mistake is there. Okay, societies develop links among each other through travelers, traders and priests and pilgrims. Yes, first point is discussed. Now come to the second point. They travel hard distance for knowledge, opportunity and spiritual fulfillment or to escape persecution. तो अब हम देखेंगे कि ट्रैवल करने वाले, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करने वाले कौन कौन लोग थे। ट्रैवलर्स, जिनको हम एक्सप्लोरर कह सकते हैं, जिनको नई जगह घूमने का शौक़ है, नई चीज़ें देखने का। ट्रेडर्स, जिनको अदर कंट्रीज़ में व्यापार करना है। और देखेंगे हम प्रिस्ट यानी कि जो अपने धर्म का प्रचार करने जाते हैं। और पिलग्रिम्स, जो अपने रिलीजन के रिलीजियस प्लेसेस को जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अपने धर्म से रिलेटेड जगहों को जो अदर कंट्रीज़ में है उसको देखने के लिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ से मक्का मदीना जाते हैं मुस्लिम लोग, ठीक है, इस्लाम धर्म को मानने वाले मक्का मदीना जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम भी अपने कंट्री में ट्रैवल करते हैं, बनारस जाते हैं, ठीक है, सोमनाथ, केदारनाथ, हम अपनी ही कंट्री में ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे अब सोचो, अगर इंडिया का रिलीजियस प्लेस श्रीलंका में होता या फिर कह सको तो चाइना में होता, तो हम भी जाते चाइना ट्रैवल करने, देखने। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि केदारनाथ हमारा जो धार्मिक स्थल है वो अगर होता चाइना में, तो हम चाइना जाते कि नहीं, क्योंकि हमारे धर्म से रिलेटेड है तो हम जाते वहाँ पे। तो ऐसे लोग ट्रैवल करते थे। अब देखेंगे ये जो ट्रैवलर्स थे क्या क्या रीज़न की वजह से ट्रैवल करते थे। पहला, कुछ लोगों को नॉलेज चाहिए था, नए नॉलेज, नई फिलॉसफी, नई नई चीज़ें जानने का शौक़ था। कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत थी। अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या पता दूसरे देश में जाकर कुछ नया व्यापार करके कुछ और कर ले, पैसे कमा ले, अमीर हो जाए। हम भी तो सऊदी अरब जाते हैं पैसे कमाने, ठीक है, इंडिया के लोग, ठीक है। तो ऐसा मीन्स कुछ लोगों को नॉलेज चाहिए था, कुछ लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए था, कुछ लोगों को स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट चाहिए था। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मीन्स दूसरे कंट्री जाना जहाँ पे क्या कहना चाहिए, अध्यात्म, जहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज ज़्यादा हो। जैसे इंडिया, इसको विश्व गुरु कहा जाता है। क्यों? यहाँ पे जो साधु सन्यासी थे, यहाँ का जो फिलॉसफी है टॉप क्लास का है। तो कई लोग कई देश से यहाँ पे पढ़ने आते थे, सीखने आते थे, ठीक है। और कुछ लोग एस्केप द परसिक्यूशन, और कुछ कंट्रीज़ में लड़ाई चल रहा था, कुछ कंट्रीज़ में कुछ धर्म के लोगों को परेशान किया जाता था। जैसे कह सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूरोप में जेविस लोगों को मार दिया जाता था, ज्यू पीपल, जेविस पीपल, उनको मार दिया जाता था, ठीक है, रिमेंबर द हिटलर स्टोरी। तो ऐसे रिलीजियस परसिक्यूशन से बचने के लिए भी कुछ लोग दूसरे देश में चले जाते थे। देखो, अब यहाँ पे इन 4 पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि क्यों ट्रैवल किया करते थे दूसरे कंट्रीज़ में। कुछ लोगों को नॉलेज चाहिए था, कुछ लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए था अपना लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने या फिर खुद को डेवलप करने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए थी, मीन्स धर्म सीखना था, कुछ लोगों को फिलॉसफी जानना था, ठीक है। और कुछ लोगों को भागना था अपने देश से, क्योंकि उनके देश में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो इस अत्याचार से बचने के लिए भी कुछ लोगों को अपना कंट्री छोड़ के जाना था। तो ये कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से ये अलग अलग कंट्रीज़ में लोग ट्रैवल करना स्टार्ट किए। अब देखते हैं जो लोग ट्रैवल किए वो अपने साथ क्या लेके गए। गुड्स, मनी, वैल्यूज़, स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशन, इवन द जर्म्स एंड डिजीजेस। अपने साथ क्या क्या लेके गए। देखो, अपने साथ जो सामान थे वो तो लेके गए, नई नई चीज़ें हमको देखने को मिली, ठीक है। वो अपने साथ वहाँ का पैसा लेकर गए, चलो। अपने साथ वहाँ का वैल्यूज़ लेके गए। वैल्यूज़ मीन्स थिंकिंग, आइडियोलॉजी, कि वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वैल्यूज़ लेके गए। स्किल्स, कुछ स्किल्स डेवलप हुई थी, जैसे कहीं पे पेपर बना था तो कहीं पे मशीनें बनी थी तो कहीं पे कपड़े बने थे। तो अपने कंट्री में जो चीज़ें बनी हुई थी, जो चीज़ें नई थी, जो नई इन्वेंट हुई थी, उन स्किल्स को लेके गए अदर कंट्रीज़ में। आइडियाज़ मीन्स थॉट्स, इन्वेंशन, जो नया मशीन बना था या फिर नया कुछ जो खोज हुआ था वो अपने साथ लेके गए। और क्या, जर्म्स भी लेके गए और डिजीज़ भी उनके साथ। वो बीमारियां भी गईं, वो जर्म्स भी गए। जैसे इंडिया में कोई बीमारी है तो इंडिया का कोई दूसरे देश गया तो अपने साथ वो जर्म उस कंट्री में लेके गया, अपने साथ वो बीमारी उस कंट्री में लेके गया। यस, तो ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो लोग क्या क्या अपने साथ लेके गए अदर कंट्रीज़ में। वो क्या क्या लेके गए, देखो, गुड्स, वहाँ की जो चीज़ें हुआ करती थी, नई नई चीज़ें जो उस कंट्री में नहीं मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ कि 400-500 साल पहले हमारे यहाँ पोटैटो नहीं था, आलू बिल्कुल नहीं था इंडिया में। वो तो अंग्रेज़ लेके आए हमारे पास, पोर्चुगीज़ कह सकते हैं, ठीक है। यूरोप के लोग यहाँ पे क्या लेके आए, आलू लेके आए। हमारे यहाँ पे आलू था नहीं,
ठीक है। तो ऐसे अपने साथ नई चीज़ें वहाँ जो मिलती हैं वो लेके गए, अपने साथ पैसे लेकर गए वहाँ जो चलती हैं, अपने साथ वैल्यूज़ लेके गए। वैल्यूज़ मीन्स मैनर, कल्चर, बिहेवियर, अपना थॉट्स, आइडियाज़ लेके गए। स्किल्स, नई नई वहाँ पे जो स्किल डेवलप हुआ था, ठीक है, वो अपने साथ लेके गए। जो चीज़ें उनको आता था वो नॉलेज अपने साथ लेके गए। आइडियाज़, थॉट्स, नया इन्वेंशन जो हुआ था उस कंट्री में वो लेके गए अपने साथ, और अपने साथ जर्म्स भी लेके गए और डिजीज़ भी, बीमारियाँ भी और कीटाणु भी लेके गए, ठीक है, अपने साथ। ठीक, देखते हैं आगे, ये मिलेगा एग्जाम्पल में। कोस्ट, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे, कोस्टल ट्रेड लिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द वेस्ट एशिया इन 3000 BC, ठीक है। 3000 BC मीन्स कह सकते हैं आज से 5500 साल पहले, अराउंड 5000 5000 साल पहले यार, मीन्स ये जो ट्रेड होता था लोगों का, एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ कनेक्शन होता था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कनेक्शन था वेस्ट एशिया से, हमारा मेसोपोटामियन कल्चर से, उधर के कल्चर से, उधर के सिविलाइजेशन से कनेक्शन था। क्यों? क्योंकि हमको कौड़ी, हमारे यहाँ जो कौड़ी बोलते हैं, सी सेल से जो करेंसी बनाई जाती है, कौड़ी सी सेल से बनाई जाने वाली करेंसी, ठीक है, मालदीव्स में मिलता है, चाइना में मिलता है, ईस्ट अफ्रीका में मिलता है। जो कौड़ी का ओरिजिन इंडिया में था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, लिसन केयरफुली, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो करेंसी चलती थी, जो पैसा चलता था वो था कौड़ी। इधर देखो, ठीक है, कौड़ी कब मिलता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, ठीक। तो वो कौड़ी मालदीव कैसे पहुंचा, वो कौड़ी चाइना कैसे पहुंचा, वो कौड़ी ईस्ट अफ्रीका कैसे पहुंचा? क्योंकि इनके साथ 3000 BC कह सकते हैं, 5000 साल पहले क्या होता था? ट्रेड होता था उनके साथ, तो मिलेंगे ना भैया, और कौड़ी वहाँ भी मिलता है। तो ये इसका प्रूफ है कि हज़ारों साल पहले ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, एक दूसरे के साथ ट्रेड स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या है पिक्चर। हियर इज़ ए पिक्चर। इस पिक्चर में क्या दिखाया है? ये है नाव, ये है लोग, ये है कोस्टल रीजन। तो देखो यहाँ पे क्या, अ पिक्चर ऑफ स्टोन मेमोरियल, ये पत्थर से खुदाई करके बनाया हुआ एक कह सकते हैं पिक्चर है, एक पत्थर में बनाया हुआ पेंटिंग कह सकते हो, खोद के इसमें खुदाई करके इनग्रेविंग करके इसको बनाया गया है। एक मेमोरियल है जो क्या दिखाता है? एक शिप दिखाता है। ये दिखाता है कि ओशन ट्रेड 9th सेंचुरी में कितना इम्पोर्टेंट था। 9th सेंचुरी, ठीक है, 9th सेंचुरी कह सकते हो, 1000 साल पहले, 1100 साल पहले ट्रेड कितना ज़रूरी था, ये दिखाया गया है इस पिक्चर में। नाव, लोग कैसे दे आर ट्रेडिंग विद ईच अदर, सो दिस वाज सोन। सो ये बहुत पुराना है, 1100 साल पुराना स्टोन इनग्रेविंग है जो दिखाता है कि ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट था इंडिया में, ठीक है। ठीक, चलो देखते हैं। ये गोवा के म्यूजियम का है, ये गोवा म्यूजियम में रखा गया था, ये वाला गोवा म्यूजियम, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे सिल्क रूट, ये क्या चीज़ है और ये सिल्क रूट कितना इम्पॉर्टेंट था उस टाइम के ट्रेड के लिए। ये सिल्क रूट क्या है? ये है ट्रेड रूट, कि व्यापार कैसे होता था, ट्रेड कैसे होता था उस ज़माने में, ठीक है। तो ये सिल्क रूट जो है, पानी का रास्ता भी था, सी रूट भी था और लैंड रूट भी था, ठीक है। सी के थ्रू भी इसका रूट था और लैंड के थ्रू भी इसका रूट था, जहाँ पे ये चाइना, इंडिया मीन्स कह सकते हो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका को जोड़ती थी, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका को कनेक्ट करते थे ये सारे रूट्स। तो देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। द सिल्क रूट वॉज अ नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स विच लिंक द रीजन्स ऑफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर रीजन का थोड़ा सा स्पेलिंग, रीजन मीन्स एरिया, एरिया ऑफ एंशियंट वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। तो मीन्स एंशियंट वर्ल्ड में कह सकते हो 2-2,500 साल पहले ये सिल्क रूट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं 130 BCE मीन्स अराउंड मोर देन 2000 ईयर्स अगो, मोर देन 2000 ईयर्स अगो ये स्टार्ट हुआ था, ये रूट बनाया गया था। और ये कब तक चला? 1453 तक ये रूट चलता रहा, ट्रेड चलता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिल्क रूट में क्या है, तुमको क्या मिलेगा? नेटवर्क है, ये रोड्स का, ये रूट्स का, ये रास्तों का एक नेटवर्क है, रास्तों का ये जाल है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेड होता था उसका ये रूट है, ठीक है। ये पानी में भी है, ठीक है,
देखो ये सिल्क रूट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोस। देखो वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। द सिल्क रूट वॉज अ नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स विच लिंक्ड द रीजन्स ऑफ एंशियंट वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। तो पुराने ज़माने में ट्रेड करने के लिए जिस रूट का इस्तेमाल किया जाता था, चाहे वो पानी में हो चाहे लैंड में हो, वाटर में हो चाहे लैंड में हो, उस रूट को हम सिल्क रूट कहते हैं। और दूसरा रीज़न है सिल्क रूट क्यों कहते हैं भाई, बताओ। सिल्क रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर चाइना से ये ट्रेड स्टार्ट होता था। चाइना से यूरोपियन कंट्रीज़ में सिल्क भेजा जाता था बड़े बड़े कार्गोस में। कार्गो में बड़े बड़े शिप में, बड़े बड़े जहाज़ों में सिल्क भेजा जाता था। सिल्क का ट्रेड होता था और ये सिल्क किधर से किधर जाता था, चाइना से यूरोप की तरफ जाता था, इसलिए इसको हम सिल्क रूट कहा गया है, ठीक है। तो ये वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज दैट पास दिस वेज, इन्हीं रास्तों से बड़े बड़े जहाज़ों में चाइना सिल्क भर के, सिल्क का ट्रेड करता था चाइना, तो सिल्क भर के ये जहाज़ गुजरते थे इन रास्तों से, इसलिए इसको क्या कहा है, सिल्क रूट कहा है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर ये जाते थे। ये रूट जो है किसको कनेक्ट करता है, ये बोथ सी, देखो यहाँ पे फिर से ये ना टेक्स्ट स्पीच वाला काम नहीं करता। सी मीन्स कह सकते हो समुद्र, पानी, ये पानी के थ्रू भी रास्ता था और ये लैंड के थ्रू भी रास्ता था। और ये किसको कनेक्ट करता था, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को कनेक्ट करता था। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को कनेक्ट करता था। आई विल शो यू द मैप, डोंट यू वरी अबाउट दिस, ठीक है। चलो लेट्स सी दिस। ये देखो सिल्क रोड, यहाँ पे दो कलर में दिया है। एक जो रेड है वो लैंड रूट है, रेड में जो दिया गया है ये लैंड रूट है। कैसे, ये देखो, ये चाइना से स्टार्ट होके ऐसे ऊपर से इंडिया के ऊपर से जाके ऐसा करके यूरोप पहुंच के ये अफ्रीका तक, कह सको यूरोप तक पहुंचता था ये। दिस इज़ दैट रूट। वेट अ मिनट, लुक एट दिस रूट। ये रूट है लैंड रूट, ये चाइना से स्टार्ट होकर ये यूरोप पहुंचता था ऐसे, ये, ठीक है। और सी रूट कैसे है, देखो ये है सी रूट, ऐसे कोस्टल रीजन्स में जाके ये पूरा ऐसे पानी के थ्रू भी आता था ये रास्ता। यहाँ से देखो ये ऐसे करके यूरोप पहुँचता था, तो पानी के थ्रू भी ट्रेड होता था। सी रूट में भी मैरीटाइम सिल्क रोड लिखा है, ठीक है। तो इसको अलग कलर में कर लें क्या, रुको, हाँ जी, वाटर कलर ही ले लेते हैं। ये देखो ये है सी रूट जो उस टाइम पे चलती थी ये, ठीक है। ये पानी के रास्ते से जहाज आते थे, इसमें बड़े बड़े जहाज इधर पहुंचते थे। देखो ये चाइना से निकल के ये इंडिया में भी कनेक्ट होता, कोलकाता और कोलंबो, ये कोलकाता तक आते थे, इधर भी है, ठीक है, कोलंबो पहुंचते थे। ये मीन्स इंडिया भी कनेक्टेड था इससे, बहुत ट्रेड होता था इंडिया से भी, ठीक है। इंडिया से क्या क्या ट्रेड होता था बात करेंगे, इसको पहले रूट देख लो। ये सी रूट जो ब्लू में है और ऊपर वाला है रेड कलर में, ये लैंड रूट है। तो ऐसे देखो ये चाइना हो गया, ये एशिया ले लो, ये एशिया, ये यूरोप और ये नॉर्थ अफ्रीका, इन तीनों को ये कनेक्ट करते थे ये रूट, दो और ये तीन, ये एशिया, ये यूरोप और ये नॉर्थ अफ्रीका, इन तीन प्लेसेस को ये रूट कनेक्ट करती थी और इन तीनों के बीच में ट्रेड डेवलप हुआ था, ठीक है। तो कौन क्या बेचता था और कौन क्या खरीदता था देखते हैं, ठीक है। ये ट्रेड होता कैसे था, यहाँ पे देखो ये चाइना है ये, तो यहाँ से क्या जाता था, यहाँ से जाता था सिल्क जाता था, पेपर जाता था इधर से, ठीक है। इंडिया से क्या जाता था, इंडिया के मसाले फेमस थे, यहाँ से मसालों का ट्रेड होता था, ठीक है। और इधर से क्या था, इधर से जेम स्टोन, सोने चांदी, ये सारी चीज़ें आती थी, टेक्नोलॉजी की चीज़ें आती थी, सोने चांदी से बनी हुई चीज़ें आती थी, ठीक है। तो ऐसे एक्सचेंज होता था वहाँ पे, इधर से सिल्क जा रहा है, इधर से स्पाइसेस जा रहे हैं, इधर से पेपर बनाया था चाइना ने वो जा रहा है इधर, और इधर से क्या आ रहा है, सोने चांदी पहुँच रहे हैं इंडिया में, चाइना में, ठीक है। तो ये उनका ट्रेड था। क्या क्या चीज़ एक्सचेंज करते थे, लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल। यस, यहाँ पे देखो चाइनीज सिल्क एंड पॉटरी, पेपर एंड गन पाउडर एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज एंड इन रिटर्न, यहाँ पे फिर से, अरे भाई ये वाला रिटर्न है, इन रिटर्न
एशियन कंट्रीज रिसीव्ड गोल्ड एंड सिल्वर। देखो चाइना से क्या क्या जाता था, चाइना से चाइना का सिल्क जाता था, ठीक है, रेशमी कपड़े जाते थे यहाँ से, सिल्क जाता था, पॉटरी यहाँ से बर्तन जो बनते थे फैंटास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाइना क्ले से चीनी मिट्टी का कप चाय पीते हैं उस टाइप के बर्तन। यहाँ पेपर बनाया गया था चाइना में पहली बार, तो पेपर भी एक्सपोर्ट करते थे। गन पाउडर भी चाइना वालों ने ही बनाया था। तो ये 4 चीज़ें चाइना से जाती थी यूरोपियन कंट्रीज़ में। फिर क्या होता था, यूरोपियन कंट्रीज़ को इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से क्या जाता था, यहाँ से टेक्सटाइल्स, यहाँ से कपड़े भेजते थे इंडिया के लोग, और मसाले जाते थे इंडिया से, कहाँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। और रिटर्न में हमको क्या मिलता था, रिटर्न में एशिया के कंट्रीज़ को क्या मिलता था, गोल्ड और सिल्वर। ये ट्रेड होता था वहाँ पे, ठीक है। देयर वॉज अ कल्चरल एक्सचेंज, क्वेश्चन नहीं है, क्रिश्चियन है यहाँ पे ना, ये क्या बोलूँ मैं, गूगल टेक्स्ट स्पीच इज़ वेरी डेंजरस, यस आई थिंक AI यूज करना पड़ेगा, चैट GPT, ये कुछ। देयर वॉज अ कल्चरल एक्सचेंज, ये क्या है, कल्चरल एक्सचेंज, मैं बोला ना एक कल्चर का दूसरे कल्चर में मिक्स होना था, ठीक है। हमारे इंडिया में इतने सारे जो कल्चर पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, ये सब हैं, सारे कल्चर, सारे रिलीजन के लोग कहाँ से आए, ये ट्रेड के थ्रू, एक दूसरे के कंट्रीज़ जब कनेक्ट हुए तब आए ये सब, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे जो कल्चरल कॉन्टैक्ट में आया, कल्चरल एक्सचेंज हुआ। क्रिश्चियन मिशनरीज एंड मुस्लिम प्रीचर्स ट्रेवल टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बुद्धिज्म फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया स्प्रेड टू द मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिखाता हूँ मैं, चलो यहाँ पे वर्ल्ड मैप में, अच्छा ये रूट वाले में देख लेते हैं, ठीक है, चलो सी हियर। इधर क्या चलता है, क्रिश्चियनिटी, पूरे यूरोप में कौन सा रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म है। तो यहाँ से मिशनरीज मीन्स क्रिश्चियन धर्म को प्रचार करने वाले लोग ये यूरोप से निकलकर एशिया में घुसे अपना धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। ये क्रिश्चियन मिशनरीज, कौन, क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन धर्म प्रचारक, क्रिश्चियनिटी को प्रचार करने वाले, क्रिश्चियनिटी को दुनिया में फैलाने वाले लोग यहाँ से निकले, यूरोप से एशिया में आए, ठीक है, इस रूट के थ्रू। और मुस्लिम तुम्हारे इस पार्ट से, यहाँ से ये मुस्लिम ये कहाँ आए, ईस्टर्न पार्ट में आए, ईस्ट एशिया में आए, अपना धर्म का प्रचार करने वाले ने, मीन्स क्रिश्चियन लोग अपना धर्म प्रचार करने इधर ईस्टर्न पार्ट में आए, एशिया में आए। मुस्लिम लोग भी कहाँ आए, ईस्टर्न पार्ट में आए, अपना धर्म का, इस्लाम का प्रचार करने। और इंडिया में उस टाइम पे बुद्धिज़्म था, बुद्धिस्ट धर्म था, तो ये बुद्धिज़्म भी इंडिया से निकला बाहर, और ये चाइना, जापान और ये मलेशिया पहुंच गया, ये तुम्हारा, ठीक है, ये थाईलैंड, ये सब तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, बुद्धिज़्म मिलेगा। बुद्धिज़्म निकला कहाँ से, इंडिया से है। तो बुद्ध धर्म भी इंडिया से बाहर निकल के ईस्टर्न पार्ट में फैला। क्रिश्चियनिटी भी यूरोप से निकलकर ईस्ट एशिया, एशिया में आई। मुस्लिम लोग भी इस्लाम धर्म का प्रचार करने ईस्टर्न पार्ट में आए, कह सकते हैं, ठीक है। तो धर्म का प्रचार किया गया, अपने अपने धर्म का प्रचार स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये है सिल्क रूट आपका, दिस इज दैट सिल्क रूट, ठीक है। अब इस रूट का ऐसे ट्रेवल करने का फ़ायदा क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अच्छा, यहाँ पे एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग दिखाता है कि सिल्क रूट ट्रेड एज डिपिक्टेड इन चाइनीज़ केव पेंटिंग 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में ये केव में, गुफा के अंदर केव में पेंटिंग बनाया गया था, जो दिखाती है कि सिल्क रूट कैसा था और कैसे अलग अलग कंट्रीज़, देखो कैसे ट्रेवल करते थे, कैसे व्यापार होता था। यहाँ पे कुछ लोग घोड़े, ऊँट में बैठ के भी जा रहे हैं लैंड रूट से, और शिप्स भी दिखाए गए हैं, जहाज़ जो पानी के रूट से जाते हैं। तो ये पेंटिंग दिखाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सिल्क रूट का इम्पोर्टेंस क्या था। इम्पोर्टेंस अगर पूछिए, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ सिल्क रूट, तो आप लिखेंगे दिस इज़ लैंड एंड सी रूट दैट कनेक्टेड एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। थ्रू दिस रूट ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वॉज पॉसिबल, ठीक है। फ्रॉम चाइना पेपर, गन पाउडर, सिल्क and pottery was exported to European countries, and from Southeast Asia countries like India, spices and textiles were sent to Europe, and in return Europe sent gold and silver. So there was a great flourish of trade among these ancient countries and ancient regions.
यस, दिस इज़ सिल्क रूट। या फिर इसका इंपॉर्टेंस पूछें तो इंपॉर्टेंस भी है, अभी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस भी हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रेवल। तो अलग अलग जो खाने की चीज़ें होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, वो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो एक दूसरे की चीज़ें खाना स्टार्ट किया। मीन्स जैसे अगर पोटैटो नहीं मिलता था इंडिया में, जब पोर्चुगीज़ यहाँ पे आए अपने साथ पोटैटो लेके आए, वो पोटैटो खाते थे। तो इंडिया के लोग भी पोटैटो खाते हैं आजकल, पहले नहीं था, 500 साल पहले इंडिया के लोग पोटैटो खाते नहीं थे। लेकिन आज पोटैटो के बिना काम चलेगा नहीं, भूखे मर जाओगे बिना पोटैटो के। स्टेपल फूड है, बहुत इंपॉर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे होता है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के कॉन्टैक्ट में आया तो अपने साथ खाना पीना भी लेके गए, ठीक है। अपना कल्चर ट्रेडिशन लेके गए तो खाने पीने भी लेके जाएंगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो कैसे ये ट्रेड को डिपिक्ट किया गया है। दिस इज़ दैट ट्रेड, कैसे एक्सचेंज हो रहा है इस पेंटिंग में देख सकते हो, ठीक है। चीज़ें कैसे बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं लोग, है ना। तो मैनी मॉडर्न फास्ट फूड हैव सम कॉमन ओरिजिन। तो आजकल जो फास्ट फूड मिलते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, इनका कॉमन ओरिजिन है। नाम अलग अलग हो सकता है अलग अलग जगह में, ठीक है, लेकिन खाना पीना सेम है। कैसे, देखो फास्ट फूड के कॉमन ओरिजिन कैसे हो सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। मीन्स चाइना में जिसको नूडल कहते हैं उसी चीज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेगेटी बोलते हैं, है वो सेम चीज़। और ये गया कैसे, जब चाइना से ट्रेड हो रहा था तो चाइनीज़ लोग नूडल लेके गए अपने साथ, इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे, वहाँ के लोग भी इसको पसंद किए, और वहाँ पे ये किस नाम से बिकता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर यूरोप में स्पेगेटी के नाम से बिकता है, और वो चाइना में क्या है, नूडल, ठीक है। आस्था लिखा है क्या, पास्ता है ये, ठीक है, आस्था लिख दिया हूँ मैंने, पास्ता। जो हम पास्ता खाते हैं वो कहाँ का है, वो ट्रेवल किया सिसिली इन 5th सेंचुरी, shows a long distance cultural process and this became possible in pre modern। तो सिसिली यूरोपियन कंट्री से पास्ता पहुंचा, ठीक है, अब पूरे यूरोप में फैल गया, आज पूरा दुनिया खाता है पास्ता। तो सिसिली इटली से स्टार्ट हुआ था ये सब चीज़ें, ठीक है। सो देख सकते हो कि खाने पीने की चीज़ें भी कितनी पुरानी हैं। ये सिल्क रूट के थ्रू ही पॉसिबल हुआ, इतने पुराने दिन से ये चल रहा है कि देखो जो नूडल चाइना में खाते हैं उसी नूडल को, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या बोलते हैं, स्पेगेटी, ठीक है। जो पास्ता इटली में मिला करता था 5th सेंचुरी में, वो आज पूरी दुनिया खाती है। सिसिली, ठीक है, सिसिली इटली में जो पास्ता मिलता था आज पूरी दुनिया खाती है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ठीक है। ये पॉसिबल तभी हुआ जब ट्रेड हुआ एक दूसरे कंट्री से, जब ये कनेक्शन में आए, कनेक्टेड हुए, ठीक है। अब देखते हैं ये कनेक्शन किसने इस्टेब्लिश किया, या आखिर कनेक्शन हुआ कैसे। लेट मी टॉक अबाउट 2 पीपल। पहला आदमी है क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। ये यहाँ पे मैनी कॉमन फूड लाइक पोटैटोज वर नॉट नोन टू अस 5 सेंचुरी से को। ये लिखा है कि आलू जो है हमारे इंडिया के लिए या एशिया के लिए अननोन था, पोटैटो मिलता ही नहीं था इधर। तो ये आया कैसे, चलो देखते हैं ये आया कैसे। इधर देखो, लेट मी ओपन द वर्ल्ड मैप। ये है वर्ल्ड का मैप। हम बात करेंगे अब कि ये पोटैटो नाम का चीज़ इंडिया पहुंचा कैसे, ठीक है। यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट दिस। गौर से देखो, आई एम जूमिंग इन दिस यूरोप, दिस इज़ यूरोप, यस यूरोप। तो यहाँ पे एक जगह है इटली, ये वाली प्लेस इटली। अच्छा सेम कलर हो रहा है क्या, लेट मी यूज डिफरेंट कलर प्लीज़, दैट विल बी क्लियरर। ओके, दिस इज़ इटली, ऑल कलर्स आर सेम बट लुक, दिस इज़ इटली। इटली से एक बंदा निकलता है क्रिस्टोफर कोलंबस, नाम तो सुना ही होगा। और कब वो बंदा निकला, कब, 1492। 1492 को इटली से एक आदमी निकलता है, ठीक है। और उसको जाना कहाँ था, उसको आना था इंडिया, ठीक है जी, आना था इंडिया, पहुँचा नहीं इंडिया, गलती से कहाँ पहुँच गया, ये बंदा पहुँच गया कैरेबियन। मीन्स ये गलती से अमेरिका ढूंढ लिया। देखो दुनिया के इस पार्ट का कोई जानकारी नहीं था। मीन्स यूरोप के लोगों को अमेरिका नाम का भी कोई चीज़ है करके नहीं पता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग 1492 तक,
ठीक है। 1492 तक यूरोप और एशिया के लोगों को, ये है यूरोप, ये एशिया, यहाँ के लोगों को अमेरिका नाम का भी कोई चीज़ है नहीं पता था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में निकला अपना जहाज़ लेके, और कहाँ जाना था उसको इंडिया ढूंढ रहा था वो, ठीक है, इंडिया ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि सिल्क रूट बंद हो चुका था। लिसन टू मी, सिल्क रूट कब बंद हुआ? देखो, सिल्क रूट बंद हो गया था 1453 में। 1453 में सिल्क रूट बंद हो गया था। सिल्क ट्रेड जो चल रहा था, सिल्क रूट, ये ख़त्म हो गया था। तो यूरोप के लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए था, कहाँ का? इंडिया का। ये रूट ढूंढ रहे थे इंडिया आने के लिए, सी रूट ढूंढ रहे थे, सी रूट। तो इसको मैं ऐसे ऊपर करूँगा तब ये सी रूट मिलेगा। आपको सोच रहे हो कि इसमें पानी में कैसे सी रूट, ये निकल के ना, ये आदमी ऐसे निकल के जाना चाहता था, सी रूट ढूंढ के ऐसे करके इंडिया आना चाहता था। लेकिन गलती से वो आदमी कहाँ पहुँच गया? इटली से सीधा अमेरिका पहुँच गया, और अमेरिका को उसने गलती से ढूंढ लिया, ठीक है। तो अमेरिका वो गलती से ढूंढ लिया। तो अमेरिका में वहाँ पे कौन रहता था? वहाँ के आदिवासी कह सकते हो, वहाँ के इंडिजियस, वहाँ के लोकल लोग रहते थे। और ये रहा पेरू, और इस पेरू में पोटैटो मिलता था बहुत ज़्यादा। इस पेरू में पोटैटो मिलता था। ये पोटैटो लेके कौन आया? क्रिस्टोफर कोलंबस। कहाँ लेके आया? यूरोप में, ठीक है। देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से निकला था इंडिया ढूंढने, पहुँच गया अमेरिका। अमेरिका में उसको पोटैटो मिला, पोटैटो लेके वो कहाँ पहुँच गया? वापस जब गया तो उसके साथ पोटैटो भी लेके आया, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यूरोप में लेके आया, ठीक है। तो यूरोप से ये इंडिया और एशिया में कैसे पहुंचा? एक और पगलू था, चलो उसकी भी बात करते हैं। एक और पगलू था। ये तो कोलंबस अमेरिका ढूंढ लिया, यस। अब देखते हैं, एक और आदमी था पोर्चुगल से। पोर्चुगल से एक बंदा था, ठीक है। उसने क्या किया देखते हैं। पोर्चुगल, ठीक है। पोर्चुगल, ये है तुम्हारा पोर्चुगल, छोटा सा, स्पेन के बगल में। चलो जूम करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ पोर्चुगल। विच पार्ट? लेट मी इरेज दिस। दिस इज़ स्पेन, दिस द ग्रीन कलर, ये छोटू सा जो रेड टाइप का है, ये दिस इज़ पोर्चुगल। तो यहाँ से वो आदमी निकला, ठीक है। और वो कहाँ पहुँचा? लेट मी टेल यू, वो पहुँचा यहाँ इंडिया का कालीकट बंदरगाह, कोड़ीकोझम बोलते हैं अभी, ठीक है। ये कालीकट पहले नाम से जाना जाता था। कालीकट कब पहुंचा? 1498 में इंडिया पहुंच गया। तो इंडिया को ढूंढने वाला, रीडिस्कवर करने वाला, मीन्स इंडिया के लिए सी रूट, डायरेक्ट सी रूट। अब तुम सोच रहे हो कि सर सिल्क रूट के टाइम तो सी रूट था। नहीं, वो डायरेक्ट रूट नहीं था। उस पिक्चर में देखना, डायरेक्ट रूट नहीं था। वो चाइना से आता था, ये इधर घूमते घामते यहाँ कोलकाता आता था, कोलकाता से ऐसे करके यहाँ पे जाता था अफ्रीका में, फिर ऐसे करके यूरोप जाता था। तो डायरेक्ट सी रूट इंडिया के लिए नहीं था। डायरेक्ट सी रूट इंडिया के लिए नहीं था। तो डायरेक्ट सी रूट इंडिया के लिए ढूंढने वाला कौन है? वास्को डी गामा। पोर्चुगल से कौन निकला? वास्को डी गामा। वास्को द गामा, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ पहुँच गया? इंडिया, कालीकट बंदरगाह में 1498 को पहुंचा। तो अपने साथ वो भी आलू लेके आया। देखो, इटली से एक आदमी निकला था इंडिया जाने के लिए, अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका से वापस पोटैटो लेके आया। उसी पोटैटो को कौन लेके आया? समझो, तुम्हारे वास्को डी गामा। कहाँ? इंडिया। तो ऐसे आलू की कहानी हमने सुनाई आज आपको कि आलू इंडिया में पहुंचा कैसे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या है। यही है अमेरिकन इंडियंस। अमेरिकन इंडियंस वर्ड का मतलब अमेरिका के जो वहाँ के लोकल लोगों को अमेरिकन इंडियन कहा गया। वहाँ के आदिवासी जो रहते थे, ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे वहाँ के अमेरिकन इंडियन। और वो लोग क्या? आलू उगाते थे पेरू में, अभी बताया मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउ अ न्यू क्रॉप कैन अफेक्ट पीपल्स लाइफ। मीन्स नया फसल, एक नया खाने का चीज़ किसी कंट्री में जाता है तो कितना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे इंडिया का ही एग्जांपल ले लो भाई, कि 500 साल पहले यहाँ पे आलू नाम का कोई चीज़ नहीं था, लेकिन अभी पूछा जाए कि विदाउट पोटैटो कैन इंडिया सर्वाइव, ये बहुत मुश्किल होगा। बिना आलू के इंडिया में जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगभग सारी चीज़ों में ठीक है पोटैटो का यूज होता है। अरे भैया, समोसे गायब हो जाएंगे, ठीक है। कितना मुश्किल होगा बिना समोसे के। चलो देखते हैं कि एक नया क्रॉप, एक नई फसल या फिर एक नए खाने का चीज़ एक कंट्री को कितना ज़्यादा एक कंट्री के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है या अफेक्ट कर सकता है। देखते हैं। समटाइम्स द न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ।
ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। कभी कभी ये जो नया फसल आता है कहीं कहीं ये लाइफ दे सकता है तो कहीं कहीं ये मार भी सकता है। कैसे? इट कैन गिव यू लाइफ एंड डेथ बोथ। हाउ? यूरोप्स पीपल बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। हम्बल मीन्स सस्ता आलू। सस्ता आलू यूरोप में आने की वजह से यहाँ के जो गरीब लोग थे इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए और एक अच्छा लाइफ जीना स्टार्ट किया। मीन्स सस्ते में आलू मिल जाता था, आलू खा के तंदुरुस्त रहते थे, अच्छा ज़िंदगी जीने लगे वो लोग, स्ट्रॉन्ग लिव लॉन्गर। ठीक है। मीन्स जब पोटैटो यूरोप में आया तो सब लोग इसको खाना स्टार्ट किए और ये सस्ता भी था, उगाना भी उतना प्रॉब्लम नहीं था इसको ग्रो करने में। ठीक है। तो सब लोग पोटैटो खाने लगे और पोटैटो का आने के बाद गरीब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि सस्ते मिलते थे और अच्छे से लोग खाना पीना स्टार्ट किए यूरोप में। फ़ायदा हुआ यहाँ पर, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ देखो। लोगों को एक नई जान मिल गई, एक ऐसा फसल मिल गया जो बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत सस्ते में मिलता है और इसको यूज करना बहुत आसान है। तो लोगों ने बड़े अच्छे से इसको खाया और उनके लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में हेल्प किया पोटैटो। लेकिन वहीं क्या हुआ, आयरलैंड में एक प्रॉब्लम हो गया। कैसे? आयरलैंड्स पुअरेस्ट पीसेंट्स बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन द पोटैटोज दैट व्हेन द डिजीज डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप इन मिड 1840s हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स डाइड ऑफ स्टारवेशन। देखो, दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होते हैं। कहीं पे अगर नया क्रॉप इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होते हैं, इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों होते हैं। कैसे भाई? देखो, यूरोप में जब पोटैटो आया लोगों ने खाना स्टार्ट किया, उनके लिए इंपॉर्टेंट फूड बन गया और लोग अच्छे से रहने लगे क्योंकि ये सस्ते में मिलता है, उनका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो गया। लेकिन वहीं पे इसका एक घाटा हुआ। कहाँ पे? आयरलैंड में। आयरलैंड में लोग, यहाँ के जो गरीब किसान थे, आलू के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, पोटैटोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। मीन्स बिना पोटैटो के उनका काम चलता नहीं था। तो एक साल क्या हुआ, 1840s में बीमारियां लगी, क्रॉप फेलियर हो गया, पोटैटो का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ग्रो ही नहीं कर पाए पोटैटो, भूखे मर गए लोग। आलू के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि पोटैटोज़ के बिना बनेगा नहीं, और पोटैटोज़ उस साल में हुआ नहीं। 1840s में पोटैटो बर्बाद हो गया फसल, तो बिना पोटैटो के लोग भूखे मर गए। तो एक यूरोप में देखो फ़ायदा हुआ कि सारे लोग अच्छे से खाने लगे, सस्ता मिलता था। ठीक है, दे लिव लॉन्गर बेटर। लेकिन उसी का आयरलैंड में घाटा भी हुआ कि इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए पोटैटो पे कि 1-2 साल पोटैटो का प्रोडक्शन हुआ नहीं, ग्रो नहीं कर पाए, तो भूखे मर गए। ठीक है, यही पिक्चर दिखाता है, ये पिक्चर दिखाता है आपको। देखो, दिस इज दैट, दिस पिक्चर शोड आयरिश पोटैटो फेमाइन इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1849 में ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। ये पिक्चर का डिटेल बता रहा हूँ, इस वाले पिक्चर का। ठीक है, इस पिक्चर को देख लो गौर से। एक आदमी आलू खोद रही है, महिला है, और एक बच्चा आलू उठा रहा है। ये पेंटिंग दिखाया गया है। ठीक है, उधर लोग मर भी रहे हैं, साइड में देखो पीछे। ठीक है, भूखे मर रहे हैं इधर। तो चलो देखते हैं इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन। हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग फॉर पोटैटोज इन अ फील्ड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड। जो भूखे बच्चे, आलू के खेत जहाँ पे आलू लगाए जाते थे वहाँ से आलू उखाड़ के ले लिया गया है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत हुआ था उसको किसान ले गया है, उखाड़ के खोद के ले गया आलू। फिर भी लोग आलू ढूंढ रहे हैं वहाँ पे कि छोटा मोटा टुकड़ा मिल जाएगा तो खा पी के ठीक से रहेंगे। तो पोटैटोज़ की कमी हो गई वहाँ पे, डिमांड बहुत ज़्यादा था पोटैटो का, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो लोग ऐसे खेतों में जाते थे कि 1-2 पोटैटो मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो तुम उस कंडीशन को सोचो, पोटैटो जहाँ से उखाड़ के ले गए हैं वहाँ फिर से पोटैटो ढूंढ रहे हैं ताकि कुछ मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाए, हैं। सो होपिंग टू डिस्कवर सम लेफ्ट ओवर्स, कुछ छूट गया हो, कोई 1-2 आलू अगर ज़मीन के अंदर छूट गया हो खोदते टाइम तो वो मिल जाएगा करके वो लोग यहाँ पे लेने गए हैं। ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन 1845 to 1849 ये हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो, बाप रे, लाखों लोग मर गए भाई, लाखों लोग। देख रहे हो यहाँ पे नंबर, लाखों लोग मर गए। किससे? पोटैटो ग्रो नहीं कर पाने की वजह से लाखों लोग मर गए, आयरलैंड में भूखे मर गए। एंड डबल द नंबर इमिग्रेटेड इन सर्च ऑफ वर्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटैटो फेमाइन के पूछ सकता है व्हाट इज़ पोटैटो फेमाइन। पोटैटो फेमाइन वही है कि आयरलैंड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया भाई पोटैटो के ऊपर। तो 1845 से 49 तक पोटैटो का प्रोडक्शन ठीक से आयरलैंड में नहीं हुआ, लोग भूखे मर गए, लाखों लोग पोटैटो नहीं होने की वजह से भूखे मर गए। इस पिक्चर में देखो कैसे लोग, अगर
पोटैटो कहीं बचा होगा खेत में, खोदने के बाद फिर खोदने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक आध दो कहीं छूट गया होगा, नहीं निकाले होंगे तो मिल जाएगा। तो उस कंडीशन को सोचो कि लोग खोदे हुए खेतों में फिर से आलू खोदने जा रहे हैं ताकि एक दो मिल जाए तो उनका गुजर बसर हो जाए, ठीक है। और लाखों लोग मर गए और इनसे ज़्यादा, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ को चले गए, माइग्रेट कर गए काम के लिए। कोई काम मिल जाए, पैसे मिलेंगे तो फिर खाने को मिलेगा, फिर काम की तलाश में लोग दूसरे कंट्रीज़ में माइग्रेट भी कर गए। लाखों लोग मारे गए और लाखों से ज़्यादा कह सकते हो अदर कंट्रीज़ में चले गए, इमिग्रेट कर गए आयरलैंड से, ठीक है। तो आयरलैंड का ग्रेट पोटैटो फेमाइन याद रखना, ये क्या है, 1845 से 49 तक क्रॉप फेलियर हो गया, स्पेशली पोटैटो का, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दुख झेलना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम हुआ, मर गए भाई लोग, ठीक है। हाँ जी, आगे देखते हैं। कंक्वीज, डिजीज़ एंड ट्रेड, कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या हुआ, इस ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इफ़ेक्ट रहा, देखते हैं ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ। ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट पड़ रहा है हम लोग, क्या असर हुआ ग्लोबलाइजेशन का उस टाइम पे। पहला देखो, द वर्ल्ड बिकेम स्मॉलर व्हेन यूरोपियन सेलर्स फाउंड ए सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका। जैसे ही कह सकते हैं सी रूट मिल गया, यूरोप के लोगों को अमेरिका मिल गया और यूरोप के लोगों को इंडिया भी मिल गया, एशिया भी मिल गया, सी रूट मिल गया। तो जैसे ही सी रूट मिला, ये दुनिया छोटी हो गई। छोटी कैसे हो गई? मीन्स एक दूसरे के कंट्रीज़ में जाना स्टार्ट कर दिए, शिप के थ्रू, सी रूट के थ्रू ट्रेड स्टार्ट हो गया। तो लोगों के लिए अदर कंट्रीज़ में जाना बहुत कॉमन हो गया था उस टाइम पे। दुनिया छोटी पड़ गई। पहले लोगों को पता नहीं था कि दुनिया इतनी बड़ी है। जब सी रूट मिल गया एशिया के लिए और अमेरिका के लिए, तो दुनिया छोटी हो गई। इसका कहने का मतलब ये है कि इन तीनों पार्ट्स के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। तो अब अमेरिका से कनेक्ट था इंडिया, कह सकते हो पोर्चुगल, स्पेन, इटली, यूरोप से कनेक्टेड था इंडिया, इधर चाइना से सी रूट के थ्रू, मीन्स एक दूसरे से कनेक्शन बढ़ गया। आजकल जैसे हम मोबाइल के थ्रू कहीं भी 1000 किलोमीटर भी कोई दूर बैठा है तो कॉल करके हम बात कर सकते हैं। तो दूर हुआ क्या 1000 किलोमीटर, देख सकते हैं। ऐसे ही सी रूट इस्टेब्लिश हुआ तो लोगों के लिए दुनिया छोटी पड़ गई। लोग इधर उधर अपने कंट्रीज से बाहर निकलना स्टार्ट किए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन वाज सो कॉमन। तो एक्सचेंज हुआ, आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे कंट्रीज़ में जो चीज़ें मिलती हैं उनका एक्सचेंज हुआ। कैसे? गुड्स का एक्सचेंज हुआ, लोग भी दूसरे कंट्रीज़ गए, नॉलेज का एक्सचेंज हुआ, कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब चीज़ों का कल्चरल एक्सचेंज में बोल चुका हूँ। कल्चरल एक्सचेंज हुआ, नए नए आइडियाज़ अपने कंट्रीज़ में आए और हमारे कंट्रीज़ के आइडियाज़, इन्वेंशन, कल्चर, ट्रेडिशन दूसरे कंट्री में भी गए, ठीक है। So, Indian subcontinent became a crucial point of this trade that connected Europe and eastern part of the world. तो यहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा रोल था इस सी रूट में। कैसे? गौर से देखो, सी रूट निकाल रहा हूँ मैं, कहाँ गया सी रूट? देखो 3 जगह थे सी रूट में मेन, यूरोप और अफ्रीका, ये ईस्टर्न पार्ट चाइना, और ये बीच का पार्ट इंडिया। तो यूरोप और ईस्टर्न एशिया को जोड़ती कौन थी? इंडिया। तो इंडियन सब कंटिनेंट मीन्स इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस ट्रेड के लिए, इस सी रूट के लिए, ठीक है। जैसे ही ये सारी चीज़ें डिस्कवर हुई, ठीक है, यूरोप और ईस्टर्न पार्ट और ईस्ट एशिया को जोड़ने का काम किसने किया? इन दोनों को जोड़ने का काम किया इंडिया ने। तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट जगह था ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए। इंडिया वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वर्ल्ड ट्रेड दैट वॉज गोइंग ऑन दैट टाइम, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। और अमेरिका वॉज, सॉरी बस नहीं भैया, वॉज है वो। अमेरिका वॉज कट ऑफ एंड अननोन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट लेटर इट अट्रैक्टेड यूरोपियन पावर्स बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट लैंड एंड अबिडेंट क्रॉप एंड मिनरल्स। देखो यहाँ पे गौर से देखना, अमेरिका पूरी दुनिया के लिए अनजान था। अमेरिका को जानता नहीं था कोई, अमेरिका नाम का कोई चीज़ है। कब तक? 1492 तक। जब अमेरिका का डिस्कवरी हुआ तो ये जो ट्रेड था,
जो इंडिया और चाइना के साइड ट्रेड चल रहा था, गौर से सुनना, इंडिया और चाइना के साइड ट्रेड ज़बरदस्त चल रहा था। लेकिन जब अमेरिका का डिस्कवर हुआ तो ये जो ट्रेड है अमेरिका के साइड शिफ्ट हुआ। मीन्स यूरोप के लोग अमेरिका से अब व्यापार करना चाहते थे। क्यों क्यों देखो, इसलिए इसके दो रीज़न थे। एक तो चाइना अब सी रूट को यूज नहीं करना चाहता था, सिल्क ट्रेड नहीं करना चाहता था, ट्रेड बंद कर रहा था चाइना। और दूसरा रीज़न था कि अमेरिका में वास्ट लैंड था, बहुत बड़ा एरिया था अमेरिका, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप मिलता था और मिनरल्स मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें किसको अट्रैक्ट किया? यूरोप के लोगों को। देखो गौर से सुनो, यहाँ पे अमेरिका 1492 तक दुनिया के लिए अनजान था, जानते नहीं थे अमेरिका नाम का कोई चीज़ है। तो यूरोप के लोग सारा ट्रेड किससे करते थे? इंडिया से, चाइना से, अफ्रीका से ईस्ट पार्ट में ट्रेड चल रहा था। लेकिन जब यूरोप के लोगों को अमेरिका मिल गया, भैया इधर सुनो, जब यूरोप के लोगों को अमेरिका मिल गया तो अमेरिका बहुत बड़ा लैंड है, बहुत बड़ी धरती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हैं, अलग अलग टाइप के फसल मिलते हैं, क्रॉप्स हैं, और यहाँ पे मिनरल्स मिलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें यूरोप के लोगों को अट्रैक्ट की और धीरे धीरे ये जो ट्रेड था ये शिफ्ट हुआ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक अमेरिका। मीन्स इंडिया चाइना से ट्रेड शिफ्ट होकर ज़्यादा फोकस किधर किया यूरोप के लोगों ने? अमेरिका पे किया। ये पहला रीज़न था। और ये फोकस करने का दूसरा रीज़न ये भी था कि चाइना अब वर्ल्ड ट्रेड नहीं करना चाहती थी आफ्टर 1453। सिल्क रूट बंद हुआ था 1453 में, उसके बाद चाइना ने मना कर दिया था अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए। तो इसकी वजह से सारा फोकस अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या एक्सचेंज होता था? देखो, प्रेशियस मेटल्स लाइक सिल्वर फ्रॉम पेरू मैक्सिको वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। अमेरिका के पेरू से और मैक्सिको से क्या आते थे? सिल्वर आता था। कहाँ? यूरोप में। अमेरिका was so rich because of precious metals that the people even believed in the fabled city of El Dorado। अमेरिका में इतना सोना चांदी मिलता था कि वहाँ पे एक कहानी पे सब भरोसा करते थे। एल दोरादो नाम का एक गोल्डन सिटी है मानते थे। सुनो इधर, एक बहुत बड़ा लेजेंड फेबल है। ये लोग बिलीव करते थे पुराने ज़माने में कि अमेरिका में एक ऐसा शहर है जो सोने से बना है, इसको एल दोरादो कहते हैं। तो कई लोगों ने तो ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया था, इतना भरोसा था उनको। ठीक है, उतना भरोसा था कि सच में सोने का शहर होगा, हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो लोगों ने शिप लेके अलग अलग जगहों में ढूंढना भी स्टार्ट किया था। क्यों ऐसा हुआ था? ये लेजेंड क्यों फैला था? ये कहानी क्यों फैला था? ये कहानी इसलिए फैला था क्योंकि अमेरिका बहुत अमीर था सोने चांदी के मामले में। अमेरिका सोने चांदी के मामले में बहुत अमीर होने की वजह से ऐसी कहानियाँ बहुत कॉमन थी कि अमेरिका में एक सोने का शहर है। ठीक है, एक्चुअली नहीं था वो, लेकिन लोग इतना ज़्यादा भरोसा करते थे कि एल दोरादो नाम का एक जगह है, एक सिटी है जहाँ जो गोल्ड से बना है। लोगों ने तो ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया था। ये पॉइंट फिर से बात करते हैं। चलो, अमेरिका में सोने चांदी बहुत ज़्यादा मिलते थे, और सोने चांदी इतने ज़्यादा मिलते थे, ठीक है, क्योंकि उतने ज़्यादा मिलते थे कि उसका एक्सपोर्ट यूरोप में होता था, यूरोप तक पहुंचता था। यूरोप के लोग लेके आते थे सोना चांदी, कहाँ से? अमेरिका से। और इतना ज़्यादा मिलता था कि लोग तो ये भी बिलीव करते थे कि एल दोरादो नाम का एक गोल्डन सिटी है, मीन्स गोल्ड का एक शहर है, सोने का शहर है। लोगों ने ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और इसी टाइम पे यूरोप का क्या कंडीशन था? कंडीशन यूरोप में क्या था ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या चल रहा था, इस ट्रेड की वजह से क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या हो रहा था, कैसे जो है ट्रेड शिफ्ट हुआ, ये सब चीज़ हमने देखा। ठीक है, ये कहाँ से क्या आता था, अमेरिका का डिस्कवरी हुआ तो क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखा। उस टाइम पे यूरोप में क्या चल रहा था? देयर वाज अ पॉवर्टी, हंगर, डिजीज़ एंड रिलीजियस कन्फ्लिक्ट इन यूरोप। लोग भूखे मर रहे थे यूरोप में। ठीक है, बीमारियाँ फैल रही थी, और देयर वाज ए रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ रहे थे। जैसे यूरोप में मुस्लिम मीन्स इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी लड़ रहे थे एक दूसरे से। ठीक है, तो कह सकते हो ये बड़ा घटिया टाइम था यूरोप के लिए। लोग भूखे मर रहे थे, बीमारियां फैल रही थी, और लोग धर्म के नाम पे लड़ भी रहे थे। मैनी पीपल फ्लैड है ये, फ्लैड, बहुत लोग अमेरिका भाग गए। ठीक है, और स्लेव्स, और अफ्रीका में जो स्लेब लेके जाते थे, पढ़ लिए हम लोग 9th क्लास में, अफ्रीका से स्लेब ट्रेड होता था, स्लेब्स को अमेरिका भेजा जाता था रबर प्लांटेशन में। तो ऐसे ही लोग यूरोप से भी भागे।
जैसे अफ्रीका से लेबर्स या फिर स्लेव्स को लेकर अमेरिका में काम कराते थे फ्रांस और यूरोप के लोग, वैसे यूरोप के लोग भी भागे उधर। कहाँ भागे? अपने देश छोड़कर भागे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। क्या प्रॉब्लम चल रहा था बोलो? धर्म के नाम पे लोगों को मार देते थे, प्रॉब्लम हो रहा था, भूखे मर रहे थे लोग, काम नहीं था लोगों के पास, तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें थी यूरोप में, इसलिए लोग अमेरिका भाग रहे थे नए काम की तलाश में, कुछ काम मिल जाए, कुछ रोज़गार मिल जाए। तो यूरोप से लोग भाग भी रहे थे अमेरिका में, ठीक है, और प्लांटेशंस में काम करते थे स्लेव्स के साथ, ठीक है। इंडिया चाइना अंटिल 18th सेंचुरी वर द रिचेस्ट कंट्रीज बिकॉज द ट्रेड वॉज फ्लरिशिंग, बट फाइनली चाइना, यहाँ पे देखो क्या चल रहा था, ठीक है। देखो 2-3 पॉइंट्स हैं। यूरोप में भूखमरी थी, बीमारियां फैल रही थी, धर्म के नाम पे अत्याचार हो रहा था, लोग इसलिए अमेरिका भाग जाते थे, अमेरिका चले जाते थे और वहाँ पे प्लांटेशंस में जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उनके साथ काम भी करते थे, लेबर का काम करते थे। यूरोप के लोग भी जान बचाने के लिए भागते थे। क्यों? भूखे मर रहे थे, बीमारियां फैल रही थी यूरोप में, और रिलीजियस डिसकंटेंट था, कह सकते हो, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वहाँ पे, तो लोग परेशान होकर अमेरिका चले जाते थे। और उस टाइम पे 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज़ में से थे। 18th सेंचुरी तक दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज़ थे इंडिया और चाइना। लेकिन हुआ क्या? चाइना ने 18th सेंचुरी के बाद बंद कर दिया ट्रेड, अपना ट्रेड बंद कर दिया, और सारा ट्रेड का फोकस किधर चला गया? अमेरिका। ओवरसीज़ बिजनेस उसने बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिखा है, देखना पड़ेगा, ठीक है। अमेरिका वॉज ग्रोइंग रैपिडली, सो द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड शिफ्टेड टू यूरोप। मीन्स ट्रेड का सेंटर इंडिया और चाइना था पहले, ट्रेड का सेंटर जो इंडिया और चाइना थे पहले, वो शिफ्ट हो गया। इसके 2 रीज़न मैं बता चुका हूँ क्यों। पहला तो है कि अमेरिका रैपिडली ग्रो कर रहा था क्योंकि यूरोप के कांटेक्ट में आया था, यहाँ पे मिनरल्स थे, यहाँ पे क्रॉप्स थे, तो सारा यूरोपियन के ट्रेडर्स जो है अमेरिका की तरफ अट्रैक्टेड हुए। और दूसरा रीज़न था कि चाइना ने ओवरसीज़ बिजनेस बंद कर दिया, बोला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और नहीं करना, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ व्यापार नहीं करना है हमको, तो उसने बंद कर दिया ट्रेड। इसलिए सारा सेंटर, वर्ल्ड का ट्रेड सेंटर कह सकते हो, पूरी दुनिया का जो व्यापारिक सेंटर बना, ट्रेड सेंटर बना, वो अमेरिका बन गया, यूरोप बन गया, कह सकते हैं। यूरोप में अब व्यापार होने लगा। देखो पहले जो ट्रेड, लेट मी शो यू, पहले जो ट्रेड था वो कहाँ कहाँ से होता था। दिस इज़ दैट मैप। तो ये है यूरोप, ठीक है, दिस इज़ यूरोप। ओ माय गॉड, दिख ही भी नहीं रहा है। अच्छा, इसको ले लेते हैं। दिस इज़ यूरोप, दिस इज़ अमेरिका, दिस इज़ इंडिया एंड चाइना। तो पहले ट्रेड इन दोनों के बीच में होता था और ये लोग सेंटर थे। बाद में 1492 के बाद ये शिफ्ट हो गया धीरे धीरे 200-300 सालों में, और सारा ट्रेड यूरोप अब इस साइड करने लगा अमेरिका के साथ। तो अब सेंटर इधर शिफ्ट हो गया यूरोप में, ठीक है। यूरोप बिकम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। अब देखेंगे अमेरिका को, इतना बड़ा जो अमेरिका है भैया, ये कहाँ गया? ये पूरा, ये इधर, और ये अमेरिका आखिर यूरोपियंस के कब्जे में आया कैसे? जैसे इंडिया को यूरोप के लोगों ने कब्जा किया था, चाइना पे राज करते थे, वैसे अमेरिका को भी कॉलोनाइज किया था, अमेरिका पे भी कब्जा किया था। तो कैसे किया इन्होंने? लेट मी शो यू, ठीक है। कहाँ है वो? कैसे कॉलोनाइज किया? हाउ अमेरिका वाज कॉन्कर्ड एंड कॉलोनाइज। अमेरिका को यूरोप के लोगों ने जीता कैसे, कॉलोनाइज कैसे किया, ठीक है। चलो देखते हैं। स्पेनिश एंड पोर्चुगीज पीपल tried to conquer America. Finally, they were able to colonize it. They won America not because of the superior firepower, but because of germs such as of smallpox that Spanish people carried with them. बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। देखो मैं बोला था ना, एक दूसरे के कंट्रीज़ में सिर्फ सामान लेके नहीं गए थे लोग, अपनी बीमारियां भी लेके गए थे। चलो दिखाता हूँ अभी, है ना। इधर देखो, ये है आपका स्पेन, ये वाला, और ये वाला पोर्चुगल। तो स्पेन और पोर्चुगल से लोग कहाँ गए?
अमेरिका। तो अमेरिका गए, ठीक है, और अमेरिका को हरा दिया। अमेरिका पे कब्जा कर लिया स्पेन और पोर्चुगल के लोगों ने। और ये कब्जा कैसे कर लिया? ये कब्जा इसलिए नहीं किया कि उनके पास गन थे, उनके पास बॉम्ब थे, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी था, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी, बम, गन, ये सब तो था उनके पास, स्पेन के लोगों के पास। लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव क्या था? स्मॉल पॉक्स। अपने साथ वो लोग कौन सा बीमारी लेके गए थे? जर्म्स लेके गए थे, स्मॉल पॉक्स का जर्म। तो जब स्पेन के लोग अमेरिका पहुँचे और अपने साथ स्मॉल पॉक्स का जर्म्स लेके गए, तो ये पूरा स्मॉल पॉक्स जो पहले अमेरिका में नहीं था, क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग अमेरिका में लोग पहले नहीं आते थे, ठीक है, इसलिए स्मॉल पॉक्स नाम का बीमारी ही नहीं था, स्मॉल पॉक्स नाम का डिजीज़ या इन्फेक्शन ही नहीं था। कहाँ पे? अमेरिका में। लेकिन जब स्पेन के लोग अमेरिका गए तो पूरे अमेरिका में स्मॉल पॉक्स फैल गया और लाखों करोड़ लोग तो इसी से मर गए। और इसलिए अमेरिका पे कब्जा करना बहुत आसान हो गया इनके लिए। देखो मीन्स वो लोग लड़ के, लोगों को मार के, बम फेंक के नहीं कब्जा किए, ये बीमारी की वजह से कब्जा कर लिए। मीन्स स्मॉल पॉक्स पूरे अमेरिका में फैल गया जो स्पेन के लोग अपने साथ लेके गए थे। तो पूरा स्मॉल पॉक्स जब अमेरिका में फैला, लाखों करोड़ लोग मर गए। इतने लोग जब मर गए तो उसके बाद अमेरिका पे कब्जा करना बहुत आसान हो गया, छोटा मोटा लड़ाई हुआ और कब्जा कर लिए। तो देखो यहाँ पे गन और बॉम्ब से ज़्यादा इफेक्टिव क्या था? स्मॉल पॉक्स। गजब बात है भाई, स्मॉल पॉक्स ज़्यादा इफेक्टिव था अमेरिका पे कब्जा करने के लिए। बाप रे। It came out to be so deadly in American subcontinent because America had never affected from smallpox. That's why there was no immunity against it. Means अमेरिका में स्मॉल पॉक्स कभी नहीं हुआ था, तो उसके लिए बॉडी क्या इम्यून बना पाएगा? क्या बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसके डिफेंस में कुछ बना पाएगा? क्योंकि देखो स्मॉल पॉक्स एक बार होता है तो ये बोला जाता है कि बॉडी में ही उसका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा डेवलप हो जाता है कि अगली बार नहीं होता है। लेकिन अमेरिका में एक बार भी नहीं हुआ था ना, तो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम कैसे डेवलप होगा? तो जैसे ही स्पेन के लोग गए, ये पूरा स्मॉल पॉक्स फैल गया अमेरिका में, लाखों करोड़ लोग खत्म हो गए, ठीक है। बहुत डेंजरस था, बहुत डेंजरस था, यहाँ के पॉपुलेशन को बर्बाद कर दिया। इट वाइप्ड आउट द कम्युनिटीज एंड मेड अमेरिकन्स वीकर and Spanish and Portuguese people were able to conquer. We can call it biological warfare. Biological warfare कह सकते हो, इसमें बम और बंदूक गोली से नहीं मारे, बायोलॉजी की वजह से मर गए। कैसे? एक बीमारी ने उनको मार दिया और बीमारी की वजह से बहुत लोग मारे गए और अमेरिका के लोग कमज़ोर हो गए और उनको हराना और उनको जीतना पोर्चुगल और स्पेन के लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। गजब नहीं है? बायोलॉजिकल वारफेयर रे बाबा, है ना। चलो ये था हम इस, और तुम्हारे एग्ज़ाम में इतना ही आने वाला है। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इसमें इम्पोर्टेंट पूछ सकता है सिल्क रूट के बारे में, इम्पोर्टेंट पूछ सकता है तुमको नेविगेटर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। पूछ सकता है सिल्क रूट का क्या इम्पोर्टेंस था, ठीक है। पूछ सकता है कि इंडिया से क्या एक्सपोर्ट होता था, चाइना से क्या एक्सपोर्ट होता था। पूछ सकता है कि अमेरिका में इस डिज़ीज़ का, या फिर अमेरिका को स्पेन और पोर्चुगल के लोगों ने जीता कैसे। क्वेश्चन और एक आ सकता है क्या कि कहीं एक जो नया फूड इंट्रोड्यूस होता है कहीं पर भी, वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे पोटैटो का एग्जांपल था कि पूरे यूरोप में इम्पोर्टेंट हुआ, लेकिन आयरलैंड के लोग पोटैटो फेमाइन होने की वजह से बहुत लोग मारे भी गए। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, यस, and you have to write answers। चलिए फिर, ठीक है, we finish this recording। Thank you for watching।